हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल, यानी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब जब इस तरह की कंडीशन होगी तो यहाँ पर क्या चांस होंगे? सेल्फ पॉलिनेशन के। लेकिन जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगी, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो पहले हम देखते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अब इनब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया? ब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स को हम बोलेंगे इनब्रीडिंग। और प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। तो जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने लग जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होएगी। तो ये पहली चीज होगी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी, यानी कि जो एक जैसे कैरेक्टर्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। यानी जैसे ये है, ये होमोजाइगस कैरेक्टर है, कैपिटल ए, स्मॉल है, ये होमोजाइगस है। अब ये कैपिटल ए कैसा है? प्योर कैरेक्टर यानी डोमिनेंट। और ये कैसा है? प्योर रिसेसिव कैरेक्टर। वहीं पर अगर कैपिटल ए स्मॉल है तो ये कैसा है? हेट्रोजाइगस कैरेक्टर। ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा, होमोजाइगस एक्सप्रेस हो रहा है। और वो भी लगातार जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो ये वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जा रहा है। कौन सा? रिसेसिव कैरेक्टर। और वो कैसा होता है? हार्मफुल होता है। तो वही हो रहा है यहाँ पर कि सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से होमोजाइगस कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। और वो रिसेसिव कैरेक्टर कैसा है? हार्मफुल। अब जब ये वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर जो कि हार्मफुल है, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्लांट की जो फर्टिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या हो रहा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट क्या करेगा? वो नहीं चाहेगा कि उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसे अल्टरनेटिव वेज ढूंढेगा जिससे वो अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचा सके। और यही चीज हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ेंगे। ओके, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जो सबसे पहला तरीका जो प्लांट अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए करेंगे वो क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखेंगे पोलन और स्टिग्मा आपस में। यानी फर्स्ट क्या हो गया? नो सिंक्रोनाइजेशन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पोलन जो है वो मैच्योर है, वो रेडी है स्टिग्मा पे जाने के लिए, तो स्टिग्मा रेडी नहीं है उसको लेने के लिए। या फिर उल्टा भी हो सकता है, स्टिग्मा रेडी है तो पोलन रेडी नहीं है। तो यानी क्या होगा? आपस में स्टिग्मा और पोलन इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग पोजीशन पे प्लेस कर दिए जाएंगे। यानी अगर एंथर नीचे है तो स्टिग्मा ऊपर है, ठीक है? इस तरह से कंडीशन हो सकती है। और दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप होगा। इस तरह से भी वो सेल्फ पॉलिनेशन से बच जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या हो गया कि एक ही फ्लावर है, उसके अंदर एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, लेकिन क्या है? स्टिग्मा उस प्लांट का पोलन नहीं लेगा। तो इस तरह से वो क्या हो गए? सेल्फ इनकम्पैटिबल। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही प्लांट है, उसके अंदर एक फ्लावर में जो है वो मेल पार्ट है और दूसरे में फीमेल पार्ट है, तो वहाँ पे उसका जो पोलन होगा, जो स्टिग्मा है वो नहीं लेगा, किसी और प्लांट का लेगा। तो इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन से यहाँ पे भी वो अपने आप को बचा लेंगे। तो ये हो जाएगी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन। तीसरा क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते, यानी मोनोशियस कंडीशन। यानी इसमें क्या हो रहा है? एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है, उसके अंदर एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और यहाँ पर
क्या हो रहा है, ऑटोगैमी से तो वो अपने आप को बचा रहे हैं लेकिन जिटोनोगैमी से नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिटोनोगैमी हमने देखा था कि जेनेटिकली क्या है, प्लांट तो एक ही है तो जेनेटिकली जीन्स तो सेम ही है, तो इस तरह से वो सिमिलर हो जाएगी ऑटोगैमी से। तो यहाँ पर भी क्या है, प्लांट कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाए, तो इस तरह से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर देंगे। जो सबसे लास्ट तरीका होगा वो क्या है, डायोशियस कंडीशन, और ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि ये क्या है, पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोड्यूस करेगा। अब डायोशियस कंडीशन में क्या है कि एक प्लांट है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दूसरा प्लांट है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी यहाँ दोनों अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होगी और बिल्कुल भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा प्लांट के लिए सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए। तो ये सारी जो डिवाइसेस हमने पढ़ी, यानी फर्स्ट क्या था, नो सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा क्या था, एंथर स्टिग्मा दोनों अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस कर दिए जाएंगे, तीसरा क्या था कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, यानी कि अपने ही प्लांट का पोलन जो है वो स्टिग्मा नहीं लेगा, जिससे जर्मिनेशन नहीं होगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। और चौथा हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी मोनोशियस कंडीशन जो है उस वो भी कर सकते हैं प्लांट, और लास्ट जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है वो है डायोशियस। तो ये कंडीशन जो होगी ये पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगी। तो ये सारे जो हैं सारी डिवाइसेस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आ जाएंगी। अब इसकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की थ्योरी भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी प्लांट जो है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए प्लांट क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा। तो वो क्या क्या डिवाइसेस जो हमने पढ़ी हैं वो हम देखेंगे। पहला क्या था, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा पोलन का और स्टिग्मा के बीच में, ठीक है, यानी दोनों जो हैं उनकी टाइमिंग सेट नहीं बैठेगी, या तो पोलन रिलीज हो जाएगा और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाएगा, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा और पोलन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पहली डिवाइस जो है वो प्लान करेंगे। दूसरा जो है वो क्या है कि एंथर और स्टिग्मा को जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे रख दिया जाएगा, यानी इससे उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा और एंथर या स्टिग्मा में से दोनों में से कोई भी एक ऊपर और एक नीचे हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटोगैमी जो है वो नहीं हो पाएगी। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, अगर हम बात करें सेम फ्लावर की या फिर हम सेम प्लांट में जो दूसरे फ्लावर्स लगे हैं, इसमें यहाँ पर क्या होगा, वो फ्लावर की अगर हम बात करें या फिर प्लांट की बात करें, अपने ही प्लांट का या फ्लावर का पोलन जो है स्टिग्मा नहीं लेगा, उसको वो अवॉइड करेगा। तो जिससे क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगी, जर्मिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। और फिर हमने क्या देखा था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो प्लांट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अगर एक ही प्लांट है तो उसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट हैं, जैसे कैस्टर और मेस का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कैसी कंडीशन है, मोनोशियस कंडीशन है ये, यानी यहाँ पर जिटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है। और जिटोनोगैमी भी हमने पढ़ी है कि जेनेटिकली जिटोनोगैमी ऑटोगैमी जैसी ही होती है। लास्ट क्या है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है प्लांट के लिए, वो क्या है, जैसे पपाया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्लांट्स में मेल होगा और फीमेल फ्लावर्स होंगे, तो इस तरह से ये वाली कंडीशन डायोशियस कहलाएगी, और ये कंडीशन जो है वो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट करेगी और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी। तो इस तरह से ये सारी जो आपकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो जाएंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले तो पिस्टल का डायग्राम बनाएंगे। अब पिस्टल के अंदर यहाँ पर हम ओव्यूल बना देंगे। और ये लास्ट में बन जाएगा एम्ब्रियो सैक।
ऊपर हम यहाँ पर बना देंगे पोलन्स, और ये बन जाएगी पोलन ट्यूब। अब ये तो हो गया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का डायग्राम। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि जो पोलन आ रहा है स्टिग्मा के ऊपर वो राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है। क्योंकि पॉलिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इस बात की गारंटी नहीं लेता कि जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन का स्टिग्मा के ऊपर वो सही है या गलत है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है पॉलिनेशन। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पर 3 टाइप के पोलन्स देखते हैं। पहला आ गया कंपैटिबल, दूसरा है इनकम्पैटिबल, और तीसरा आ जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबल। तो पहले हम बात करेंगे कंपैटिबल। तो देखो यहाँ पर अगर जो पोलन स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है वो उसी की स्पीशीज का है तो वो कैसा पोलन है, राइट टाइप का पोलन है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कंपैटिबल पोलन। वहीं पर अगर जो पोलन आ रहा है वो उसकी स्पीशीज का पोलन नहीं है, ठीक है, यानी कोई दूसरी स्पीशीज का पोलन आ रहा है, तो वो पोलन कैसा है, रॉन्ग टाइप का है। तरह से ये वाली पॉलिनेशन कैसी हो जाएगी, इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन हो जाएगी। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इनकम्पैटिबिलिटी का केस है अगर दूसरी स्पीशीज इन्वॉल्व है, यानी ये पोलन कैसा है, रॉन्ग टाइप का है। वहीं पर बात करते हैं इनकम्पैटिबल, सेल्फ इनकम्पैटिबल, यानी यहाँ पर क्या है, सेम प्लांट है उसी का है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो स्टिग्मा है वो उसके लिए रेडी नहीं है या नहीं लेना चाहता, यानी यहाँ पे वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना चाहता, तो ये केस आ जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। अब हम क्या देखेंगे कि अगर पॉलिनेशन जो है वो कंपैटिबल हो रहे हैं, यानी कि उसी की स्पीशीज का पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आया है, राइट टाइप का पोलन आया है, तो यहाँ पर फिर क्या होगी, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होंगे, यानी पॉलिनेशन के बाद कैसे पोलन पिस्टल का इंट्रैक्शन में आगे प्रोसेस बढ़ेगा वो हम देखेंगे। तो अब हम ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या होगा, जब पोलन ग्रेन आएंगे पिस्टल पे तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में आपस में एक इंट्रैक्शन होगा, जिससे पिस्टल को ये समझ में आएगा कि मेरे पास जो पोलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप का है, यानी कि कंपैटिबल है, या फिर इनकम्पैटिबल है, रॉन्ग टाइप का है। तो ये जो आपस में इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, एक केमिकल कॉम्पोनेंट की हेल्प से। इस केमिकल कंपोनेंट की हेल्प से दोनों में आपस में बातचीत होएगी और फिर पिस्टल को पता लग जाएगा कि मेरे पास जो है वो पोलन ग्रेन राइट टाइप का आया है या रॉन्ग टाइप का आया है। तो अगर पिस्टल को ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास अब जो पोलन ग्रेन आया है वो कंपैटिबल है, यानी राइट टाइप का है, तो फिर वो क्या करेगी, इनको पोलन ग्रेन्स को अलाउ करेगी, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कराने के लिए। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होना शुरू करेंगे और इस तरह से क्या बना देंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ट्यूब किसकी हेल्प से बनेगी, जो पोलन ग्रेन के जर्म पोर्स थे उनमें से कोई भी एक जर्म पोर्स की हेल्प से जो है वो पोलन ट्यूब बन जाएगी। यानी यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा, जब इंट्रैक्शन हो जाएगी, जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन से क्या बन जाएगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी। अब जब पोलन ट्यूब बन गई तो फिर वो कहाँ पहुंचेगी, ओवरी में, स्टिग्मा से वो स्टाइल से होते हुए जाएगी, वो कहाँ पे जाएगी, ओवरी। तीसरा क्या हो जाएगा कि पोलन ट्यूब रीचेस ओवरी, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब ओवरी में पहुंच गई, तो पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन का जितना भी कंटेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाते हैं और बाकी जो 40% स्पीशीज होते हैं उनमें 3 सेल स्टेज में। अब यहाँ पर जब
2 सेल स्टेज पे, यानी जो 60% एंजियोस्पर्म है जिनमें पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जनरेटिव सेल जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो फटाफट जो है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना देगा। और वहीं पर जो 40% स्पेशीज होती है जिनके अंदर जो है वो 3 सेल स्टेज में पहुंचता है, यानी वहां पर जनरेटिव सेल पहले से ही डिवाइड हो चुका होता है और 2 मेल गैमेट्स पहले से ही लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब होगी वो जब ओवरी में पहुंच गई, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगी, वो एंटर करेगी किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर एंट्री लेगी। किसकी हेल्प से लेगी, जो उसका माइक्रोपाइलर वाला एंड होगा ना ओव्यूल का, उसकी हेल्प से जो है वो पोलन ट्यूब उसमें एंटर हो जाएगी। अब देखो, पोलन ट्यूब जब माइक्रोपाइलर एंड की हेल्प से ओव्यूल में एंटर हो गई, तो फिर उसके बाद ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर जो है जो फिलीफॉर्म अपरेटस जो प्रेजेंट होते हैं वो पोलन ट्यूब को क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि वो जो है वो सिनर्जिड में एंटर कर जाएं। ठीक है, तो यहां पर लास्ट स्टेप यहां पर क्या होने वाला है कि फिलीफॉर्म अपरेटस जो होंगी वो पोलन ट्यूब को गाइड करेंगी टू एंटर सिनर्जिड, किसी भी एक सिनर्जिड में वो एंटर कर जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो जितने भी हमने ये स्टेप पढ़े ये सारे क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। यानी यहां पर पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुए स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, आपस में इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ केमिकल कंपोनेंट की हेल्प से। फिर उसके बाद जब पता लग गया पिस्टल को कि मेरे पास जो पोलन ग्रेन है वो कंपैटिबल है, राइट टाइप का है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उस जर्म पोर की हेल्प से पोलन ग्रेन जो है उन्होंने जर्मिनेशन शुरू किया और फिर उसके बाद क्या बना दिया, पोलन ट्यूब बन गई। अब ये पोलन ट्यूब जो है ये कहाँ पहुंच गई, ओवरी में पहुंची, और जब ये ओवरी में पहुंची तो वहां पे ओव्यूल भी था, तो ओव्यूल में ये माइक्रोपाइलर एंड से हेल्प से एंटर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जब ये माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल में एंट्री लगी तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। अब एम्ब्रियो सैक में जो फिलीफॉर्म अपरेटस हैं ये पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे कि वो सिनर्जिड के अंदर एंटर हो जाए। तो इस तरह से ये सारे इवेंट जो हो गए पोलन डिपोजिशन से लेके ये फिलीफॉर्म अपरेटस की हेल्प से पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड में एंटर हो रही है। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पहला स्टेप क्या होगा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में कि जो पिस्टल है उसके अंदर एबिलिटी है पोलन को रिकॉग्नाइज करने की कि उसके पास राइट टाइप का पोलन आया है या फिर रॉन्ग टाइप का पोलन आया। अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगी। कैसे रिजेक्ट करेगी, उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगी स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, नाउ आगे क्या होगा कि जो एबिलिटी होगी पिस्टल की रिकॉग्नाइज करने की पोलन की, वो कैसे होगी, उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है ना, वो कैसे होगा, एक केमिकल कंपोनेंट है, यानी यहाँ पर उस केमिकल कंपोनेंट की हेल्प से पोलन ग्रेन और पिस्टल आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, और फिर उससे पिस्टल को पता लग जाएगा कि मेरे पास जो पोलन आया है वो किस तरह का है। अब पिस्टल को पता चल गया कि मेरे पास जो पोलन ग्रेन आया है वो कैसा है, राइट टाइप का है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है वो जर्म पोर की हेल्प से स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे और क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब बना देंगे। अब पोलन ट्यूब जो है, ठीक है, उसका जितना भी कंटेंट होगा पोलन ग्रेन का वो पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, और पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक कैसे पहुंचेगी, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी किसकी, पोलन ट्यूब की। जो स्टिग्मा और स्टाइल का जो टिश्यू होगा उसकी हेल्प से पोलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देगी और कहाँ पहुंच जाएगी, ओवरी में। ओवरी में पहुंचने के बाद जो ओव्यूल होगा उसमें कैसे एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर वाली साइड से, और फिर उसके बाद जो फिलीफॉर्म अपरेटस हैं ये क्या करेंगी, ये पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे कि वो कोई भी एक सिनर्जिड में एंटर करके एम्ब्रोसैक में एंटर कर जाए। और ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, पोलन के डिपोजिशन हो रहा है स्टिग्मा पर और वहां से लेके जो ओव्यूल में एंटर हो रही है, ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो हम देखेंगे कि अगर हमें पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टडी करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ फ्लावर्स जैसे हम पी के, चिकपी के, क्लोटेलेरिया, बाल्सम, विनका, ठीक है, इनके पोलन ग्रेन्स को हम क्या कर सकते हैं, ग्लास स्लाइड के ऊपर डस्ट करवा सकते हैं और फिर उसमें क्या करेंगे, शुगर सोल्यूशन की ड्रॉप डाल देंगे, लगभग उसको 15-30 मिनट्स तक रखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जर्मिनेट होते होते एक पोलन ट्यूब बना देंगे। इस तरह से हम पोलन ग्रेन को स्टडी कर सकते हैं, उसका जर्मिनेशन देख सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल, यानी कि
मैन मेड टेक्निक है ये, ठीक है। और हाइब्रिड यहाँ पे बन रहा है, यानी हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, दो कैरेक्टर्स को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की एक टेक्निक है, यानी यहाँ पर हम क्रॉप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर आ जाती है ये टेक्निक। अब क्रॉप जब इम्प्रूव हो जाएगी तो उसकी वैरायटी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर। तो यानी यहाँ पर हमें जो क्रॉप चाहिए वो कैसी होगी, सुपीरियर वैरायटी की। ये भी समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे एग्जांपल ही देख लो कि हमारे पास एक ये मैंगो की वैरायटी है, एक ये मैंगो की वैरायटी है, दो ऐसे मैंगो की वैरायटी है। हम चाहते हैं कि हमें जो वैरायटी मिले वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करके एक और मैंगो बनाएंगे, और वो कैसा होगा, इन दोनों के कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो यानी यहाँ पर क्या है, ये मैंगो जो होगा ये काफ़ी अच्छी वैरायटी का, सुपीरियर वैरायटी का होगा, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इसमें भी अच्छा होगा, कुछ कैरेक्टर इसमें भी अच्छा होगा। अब जब दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे तो जो मैंगो बनेगा वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक अच्छी वैरायटी का मैंगो बनाया, यानी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सुपीरियर वैरायटी का मैंगो मिल जाएगा। अब इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो है वो है इमैस्कुलेशन, और दूसरा जो है वो है बैगिंग। तो पहले हम बात करेंगे इमैस्कुलेशन की। यानी यहां पर अब हम कंडीशन कैसी लेंगी, पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाली कंडीशन लेंगे। तो अगर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही फ्लावर है, उसके अंदर एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे। और ये जो एंथर को हम रिमूव करें ना, इसी को हम बोल रहे हैं इमैस्कुलेशन। तो यानी अब इसमें फ्लावर के अंदर क्या बचा, सिर्फ गाइनोशियम पोर्शन। तो ये पहला स्टेप हो गया इमैस्कुलेशन, यानी यहाँ पर एंथर रिमूव कर दिया हमने। दूसरा जो है वो हमारे पास स्टेप आएगा बैगिंग। अब पहली तो बात आती है कि बैगिंग की ज़रूरत क्या है। अब जो फ्लावर है उसके अंदर सिर्फ गाइनोशियम पोर्शन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको बैग से कवर कर देंगे। क्यों कवर करेंगे, ताकि जो हमें कंटामिनेशन ना हो उसके अंदर, यानी उसके ऊपर कोई और पोलन भी आ सकता है, तो उससे बचाने के लिए हम उसको बैग से कवर करेंगे। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हमें सुपीरियर वैरायटी मिले। तो सुपीरियर वैरायटी हमें तब मिलेगी जब हम जो पोलन हम चाहेंगे वही पोलन उस पर लैंड करवाएंगे हम स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बैग से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को बैग से कवर किया जा रहा है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जिसमें से एंथर हमने रिमूव कर दिया है। तो ये वाली टेक्निक कहलाएगी बैगिंग। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर का केस, तो ये होगी बैगिंग। अब जैसे ही जो है वो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा पोलन लेने के लिए, फिर हम उसके बाद जो डिजायर्ड पोलन जो हम चाह रहे हैं वही पोलन जो है वो हम उसके ऊपर लैंड करवाएंगे, और इस तरह से जर्मिनेशन होके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और हमें जो फ्रूट मिलेगा वो अच्छा और भी अच्छी वैरायटी का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने पोलन को उसके ऊपर स्टिग्मा पे लैंड करवा दिया, तब यहाँ पर हम एक और चीज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे रीबैगिंग। यानी यहाँ पर भी अब हम क्या चाहेंगे कि कंटामिनेशन ना हो, तो इसलिए हम उसमें उसको बैग से दोबारा से कवर कर देंगे, ताकि जर्मिनेशन अच्छे से हो और फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रीबैगिंग भी हम करवा देते हैं। तो ये हो गया आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर का केस। अगर यहाँ पर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर का केस ले लें, यानी कि अगर फ्लावर जो है उसके अंदर सिर्फ गाइनोशियम पोर्शन प्रेजेंट है, एंड्रोशियम है ही नहीं, तो जब एंड्रोशियम नहीं है तो इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, एंथर हमें रिमूव ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस गाइनोशियम में सिर्फ बैगिंग और रीबैगिंग कर देंगे, यानी उसको बैग से कवर कर देंगे। जो फ्लावर की बर्ड होगी उसको हम बैग से कवर कर देंगे, और जैसे ही रिसेप्टिव हो जाएगा उसका स्टिग्मा, फिर हम वहाँ पे भी हम डिजायर्ड पोलन ले लेंगे, और फिर उसके बाद उसको जर्मिनेशन के लिए दोबारा रीबैगिंग करवा देंगे उसके अंदर। तो बस ये ध्यान रखना है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन नहीं होगी, बाकी तो सब कुछ सेम ही होगा। और फाइनली हमें जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, उसमें एक अच्छा फ्रूट आएगा, उससे हमें क्या मिलेगा, अच्छी वैरायटी का फ्रूट मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, क्रॉप की इंप्रूवमेंट होती जा रही है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसी टेक्निक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की एक टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो स्टेप्स करते हैं, पहला इमैस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर फीमेल पेरेंट प्लांट है, वहाँ पर अगर उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं,
तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो एंड्रोशियम है उसका जो एंथर होगा वो हम रिमूव कर देंगे। एंथर जब रिमूव होगा तो पोलन ही नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब फ्लावर जो है वो बर्ड फॉर्म में होगा तब हम एंथर को रिमूव कर देंगे ताकि एंथर जो है उसका ढेसेंस नहीं होने पाए। और ये काम हम किससे कर सकते हैं, फोर्सेप्स को यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। अब जब एंथर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, बैगिंग। यानी यहाँ पर जो हमारे फ्लावर्स हो गए वो कैसे हो गए, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हो गए, उसको हमने बैग से कवर कर दिया। ये बैग जो है ये बटर पेपर का बना हो सकता है और उसका साइज जो है वो उस फ्लावर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि कंटामिनेशन नहीं हो पाए, ठीक है। यानी हम क्या चाह रहे हैं कि कोई अनवांटेड पोलन ना आए, जो हम पोलन चाहते हैं वही पोलन यूज हो इसमें। तो इस वजह से हम उसको बैग से कवर करेंगे जिससे उसमें कंटामिनेशन नहीं होगी किसी और पोलन की। अब जैसे ही जो फ्लावर होगा उसका स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो जाएगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, जो मैच्योर पोलन ग्रेन जो हमने लिया था, ठीक है, मेल पेरेंट से, वो हम उसके स्टिग्मा पर डस्ट करवा देंगे और फिर इस तरह से दोबारा से उसको रीबैक कर देंगे और फिर इस तरह से फर्टिलाइजेशन होके फ्रूट का डेवलपमेंट होने देंगे। वहीं पे हमने दूसरा केस क्या पढ़ा था कि अगर फीमेल पेरेंट जो है वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर हमें मान लो उस फ्लावर के अंदर जो है वो सिर्फ गाइनोशियम है, एंड्रोशियम नहीं है, तो यहाँ पर हमें इमैस्कुलेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो यहाँ पर जो फ्लावर जो है वो जब बर्ड फॉर्म में होगा वहीं पर हम उसको बैगिंग कर देंगे उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका भी जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो फिर हम उसमें पॉलिनेशन करवा देंगे डिजायर्ड पोलन यूज़ करके और फिर फाइनली जो है हम उसको दोबारा रीबैक कर देंगे और हमें जो है वो एक अच्छी वेराइटी का फ्रूट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।